नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और वक्त हो चुका है देश के नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम का। और इस वक्त सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायल के दूतावास के पास आईडी ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनाक्रम की जानकारी ली है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है गृह मंत्री। और इस वक्त की बड़ी खबर देखिए जो हम आपको बता रहे हैं, इजरायल के दूतावास के सामने शाम 5:05 पर दिल्ली में एक धमाका हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, तमाम सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड और ये सब वहां पर पहुंचे, फॉरेंसिक टीम पहुंची। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर, क्या हो रहा है वहां? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर मौजूद है। मैं चाहूंगा लाइव तस्वीरें आपको दिखाना, ठीक सामने देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जैसे ही ब्लास्ट की खबर आई, दिल्ली पुलिस के मुखिया SN श्रीवास्तव ने तुरंत तमाम आला अधिकारियों को स्पॉट पर पहुंचने का आदेश दिया। स्पेशल सेल की टीम को यहां भेजा गया है। तमाम स्पेशल सेल के भी आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, जो फॉरेंसिक टीम के साथ जो भी सबूत हैं, जो भी सुराग हैं, वहां से इकट्ठा करने की इस वक्त कवायद फॉरेंसिक टीम के साथ वहां चल रही है। दरअसल जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, वहां से कुछ बॉल बेयरिंग वहां से बरामद हुए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि आईडी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन किसी तरीके की वायरिंग वहां पर नहीं मिली है और एक फ्लावर पॉट के अंदर उसको प्लांट करने की कोशिश की गई हो, ऐसा शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को लग रहा है। और चलती गाड़ी से उसको वहां प्लांट करने की कोशिश की गई हो। तो ये वो शुरुआती तफ्तीश है जो अभी तक पुलिस के सामने आई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर इसके पीछे किसी शरारती तत्व की मंशा थी तो आखिरकार क्यों थी, क्यों इसी जगह को चुना गया। क्योंकि यहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पर इजराइल एम्बेसी है, तो ऐसे में बेहद संजीदगी से पुलिस के लिए इस पूरे मामले की तफ्तीश करना जरूरी हो जाता है। हाई सिक्योरिटी जोन है और यही वजह है कि देखिए तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, IB के अधिकारी इस वक्त स्पॉट पर मौजूद। जितेंद्र, जानकारी ये भी आ रही है कि CISF ने एक हाई अलर्ट जारी किया है और गृह मंत्री खुद सुरक्षा एजेंसियों के और तमाम अथॉरिटीज के संपर्क में, एजेंसीज के, और पूरी जानकारी ले रहे हैं वो। तो कितनी गंभीर स्थिति माने फिलहाल इसको? जी बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली के अंदर, वो भी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर इस तरीके का ब्लास्ट होना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और यही वजह है कि खुद गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव से पूरी स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है और साथ ही जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ भी सिक्योरिटी इस वक्त बढ़ा दी गई है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जितने भी इस इलाके में जो CCTV लगे हुए थे, ये देखिए आप बेहद हाई सिक्योरिटी जोन है, दोनों तरफ आपको बंगले दिखाई दे रहे होंगे, तमाम VVIP यहाँ रहते हैं। तो जितने भी CCTV यहाँ लगे हुए थे उनकी फुटेज को खंगालने का काम इस वक्त दिल्ली पुलिस की एक टीम कर रही है ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए दिल्ली में तो अलर्ट जारी कर ही दिया गया है, इसके अलावा अयोध्या से जुड़ी जानकारी भी आ रही है कि वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जो अहम जो वहाँ के भवन है, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो जानकारी अभी आ रही कि धीरे धीरे लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर रही है। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी को देश की राजधानी ने उपद्रवियों का तांडव देखा, सड़क से लेकर लाल किले तक मचे उत्पात ने हर किसी को सन्न कर दिया और अभी दिल्ली वाले उस मंजर को भूले भी नहीं थे। इसी बीच आज राजधानी दिल्ली एक बार फिर धमाके से गूंज उठी। दिल्ली के VVIP जोन में IED ब्लास्ट हुआ और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर धमाका किया किसने, ये ब्लास्ट वाली साजिश रची किसने। देखिए राजधानी दिल्ली में शाम 5:05 पर एक जोरदार धमाका हुआ। जिस जगह ब्लास्ट हुआ वो इलाका दिल्ली का VVIP जोन था। दिल्ली के अब्दुल कलाम रोड पर IED ब्लास्ट हुआ। IED को सड़क पर रखे गए फ्लावर पॉट यानी गमले में रखा गया था। इस धमाके के बाद घटना स्थल पर खड़ी गाड़ियों के शीशे फूट गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जहां धमाका हुआ वहां से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी और इस आयोजन में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल थे। इतना ही नहीं, धमाके वाली जगह से चंद कदमों की दूरी पर इजरायली दूतावास भी था। हालांकि इस ब्लास्ट में
किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, मगर अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सड़क किनारे मौजूद झाड़ियों में आईडी ब्लास्ट हुआ। पुलिस को चलती कार से आईडी फेंकने के सबूत मिले। धमाके के पीछे शरारती तत्व के होने का शक। धमाके के फौरन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी टीम मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसी आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर रही है ताकि घटना को अंजाम देने वाले शरारती तत्वों का क्लू मिल सके। इसके अलावा जांच एजेंसी टेरर एंगल से भी धमाके की तफ्तीश कर रही है। ब्लास्ट के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। और जितेंद्र शर्मा क्योंकि इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, तो सीधे एक बार फिर से उनसे अपडेट लेते हैं। जितेंद्र, क्योंकि 3 घंटे का वक्त हो चुका है, 5:05 पर धमाके का समय बताया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो क्या अभी किसी कंक्लूजन पर दिल्ली पुलिस पहुंच पाई है या कोई ऐसा अपडेट, कोई ऐसी जानकारी जो दिल्ली पुलिस किसी दिशा में इस जांच को ले जा सके? जी देखिए, पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि शुरुआती तफ्तीश में ऐसा लगता है कि किसी शरारती तत्व की ये हरकत है। कोई टेरर एंगल अभी तक इस पूरी घटना के अंदर नहीं मिला है। जिस तरीके का बॉम्ब वहां पर इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके का एक्सप्लोसिव था, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि किसी शरारती तत्व ने बेहद लो इंटेंसिटी का धमाका किया है और उसके पीछे वजह क्या है, इसे जानने के लिए पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचा जाए। लेकिन इस वक्त तमाम एजेंसियों के जितने भी आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। बाकायदा उस स्पॉट की वीडियोग्राफी इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम जो है वो जितने भी सैंपल हैं वो वहां पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार एक्सप्लोसिव जो था वो किस तरीके का था। हालांकि शुरुआत में अभी तक जो वहां से मिला है वहां पर एक वॉश के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा बॉल बेरिंग मिले हैं और एक आईडी का इस्तेमाल किया गया, जो कि ये जो आप देख रहे हैं झाड़ियां, मैं चाहूंगा कैमरामैन से आपको दिखाएं, ये जो झाड़ियां आप देख रहे हैं जो आगे तक जाती हैं स्पॉट के ठीक पास, इसी तरीके की झाड़ी में वो आईडी वहां पर पड़ा हुआ मिला है। वॉश के कुछ शीशे टूटे हुए टुकड़े वहां पर मिले हैं। गौरव, ठीक है जितेंद्र, आप रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है वो बताएं। इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की है। इजरायली राजनयिकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है उन्होंने और कहा है कि इजरायल का दूतावास पूरी तरह सुरक्षित है। धमाके को हम गंभीरता से ले रहे हैं, ये कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इजरायल ने धमाके को आतंकी घटना जैसा बताया है। तो देखिए, यहां पर दिल्ली पुलिस कह रही है कि शुरुआती तफ्तीश में ऐसा लगता है किसी शरारती तत्व ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन इजरायल जरा सा भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है इस घटना को और उसने इस घटना को आतंकी घटना जैसा बताया है। जितेंद्र, तो देखिए, इजरायल जिस तरह से आतंकी घटना जैसा बता रहा है, ये साफ है कि यहां पर अब भारत ने तो साफ इजरायल को बता दिया कि हम बिल्कुल सुरक्षा के लिए तत्पर हैं और सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बड़ी है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाए। बिल्कुल गौरव, यहाँ थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूंगा। गौरव, दरअसल आपको अगर याद हो, साल 2012 में जिस तरीके से इजरायल एम्बेसी के डिप्लोमेट की गाड़ी के ऊपर मैग्नेट बॉम्ब का यानी कि स्टिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद भी इजरायल ने सीधे तौर पर जो आरोप था वो ईरान के ऊपर लगाया था। एक बड़ी साजिश इसके पीछे बताई थी, टेरर एंगल इसके पीछे बताया था। लेकिन अभी तक की जो तफ्तीश है दिल्ली पुलिस की, स्पेशल सेल मौके पर पहुंची, आईबी की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है। मैं इस बारे में मनीष झा से थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं आता हूँ जितेंद्र आपके पास। मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मंत्रालय कवर करते हैं। विदेश मंत्री का इस मुद्दे पर इजरायल को भरोसा देना, मनीष, ये तो बताता है कि भारत इजरायल को पूरा भरोसा दे रहा है उसकी सुरक्षा का, लेकिन यह भी बताता है कि मामला बहुत गंभीर है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह मामला वाकई गंभीर है। दिन ऐसा चुना गया जो भारत और इजरायल की दोस्ती के 29वीं सालगिरह है, यानी कोई ऐसा जरूर है जिसको भारत और इजरायल की दोस्ती खटक भी रही है। रही बात सुरक्षा का सवाल, तो भारत और इजरायल के अधिकारी लगातार बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां सुरक्षा को लेकर भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब इजरायल एम्बेसी के पास ये घटना घटती है तो ये वाकई बड़ी बात है। जैसा हम अपने दर्शकों से बता रहे हैं, मैं कई बार खुद इसी रोड पर स्थित है इजरायल एम्बेसी के अंदर गया हूँ। मुझे पता है यहाँ का जो सर्विलांस का जो पूरा अमला है वो किस तरीके का, कितना हाई लेवल का है, उसकी डिटेल हम अभी दर्शकों से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित तौर पर इजरायल एम्बेसी के आसपास हुई ये घटना दरअसल बहुत बड़ा संकेत है।
और अगर मैं इसको पीछे से जोड़कर देखता हूं, जब 9 साल पहले इसी तरह की एक घटना यहां से 1 किलोमीटर दूर हुई थी, जब इजरायल एम्बेसी के ही एक अधिकारी की कार में चलती बाइक से एक्सप्लोसिव लगाकर इसको विस्फोट कराने की कोशिश की गई थी। और इस बार भी जो जितेंद्र के सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से चलती गाड़ी से एक्सप्लोसिव फेंका गया था। तो बहुत कुछ मिलता जुलता है, बहुत कुछ समानता भी है। दिन भी ऐसा चुना गया जो भारत इजरायल की दोस्ती के हैं। और आपने सही कहा, भारत के तो विदेश इजरायल मंत्री से ने क्या इजरायल के रिएक्शन आ रहे हैं विदेश मंत्री मनीष? से बात इजरायल की से क्या और रिएक्शन उसके आ बाद रहे हैं? विदेश क्योंकि इजरायल मंत्रालय ने इस घटना को आतंकी घटना जैसा बताया है, तो और जो क्या इजरायल के डिप्लोमेट से कोई जानकारी, एम्बेसी से कोई बयान जारी किया गया इस बारे में? देखिए, इजरायल एम्बेसी की तरफ से आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन एम्बेसी ऑफिसर्स का ये कहना है कि उनके साथ भारत के विदेश मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय के लोग लगातार संपर्क में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायल को भारत पर भरोसा है, इजरायल को भारत के सुरक्षा अधिकारियों पर भरोसा है, और इसलिए वो लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और यही बात भारत के विदेश मंत्री ने भी इजरायल के विदेश मंत्री को कहा है कि इसकी जांच चल रही है, और जांच कैसे चल रही है वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, यहाँ फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, NIA की टीम मौजूद है। कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ जहाँ जो विस्फोटक फेंकने वाले लोगों को ढूंढने के लिए हर एक सुराग ढूंढने जा रहे हैं। मैं आता हूं मनीष, जरा जितेंद्र के पास जाता है। जितेंद्र, देखिए VVIP इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन है, CCTV लगे होंगे चारों तरफ, तो दिल्ली पुलिस के लिए उन लोगों को ट्रेस करना मुश्किल नहीं होगा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया होगा। 5:05 पर सब कुछ हुआ। दिल्ली पुलिस फिलहाल क्या कह रही है, कहां तक वो पहुंच पाए हैं उन लोगों के पीछे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कह रहा है कि जो ब्लास्ट था, जो एक्सप्लोसिव था, वो बेहद लो इंटेंसिटी का था। उसके अंदर बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया, IED का इस्तेमाल किया गया, जो कि वहां से बरामद भी हो चुका है। मैं रोकूंगा जितेंद्र, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, इजरायल को आतंकी हमले का शक है। बड़ी खबर, टेरर अटैक एंगल से इजरायल ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, इजरायल जरा सा भी इस घटना को हल्के में लेना नहीं चाहता, और लेना भी नहीं चाहिए। और एक बड़ी खबर, टेरर अटैक एंगल से इजरायल ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और इजरायल को आतंकी हमले का शक है। तो अब क्या दिल्ली पुलिस भी इसी एंगल से जांच शुरू करेगी जितेंद्र? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जांच का जो एंगल है वो हर तरफ घूम रहा है, यानी कि जांच के सारे एंगल खुले हुए दिल्ली पुलिस के सामने। खुद SN श्रीवास्तव ने, जो कि दिल्ली पुलिस के मुखिया हैं, कमिश्नर है, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो इस घटना को बेहद गंभीरता से, बेहद संजीदगी से ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कोई चूक नहीं छोड़ेगी, और यही वजह है कि जैसे इस बात की जानकारी मिली, तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं, स्पेशल सेल के जो तेज तर्रार अधिकारी हैं, उन सभी को तुरंत मौके पर भेजा, जो इस वक्त यहाँ तफ्तीश के अंदर जुटे हुए हैं, जहां मौका वारदात से तमाम सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं, जिनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और जानने की कोशिश की जाएगी आखिरकार धमाका किस तरीके का था। रही साजिश की बात, साजिश को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम अलग से काम कर रही है। जितने भी इलाके के CCTV फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। साल 2012 में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी इजरायल एम्बेसी की गाड़ी। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मनीष देखिए, 26 जनवरी की हिंसा हम लोग भूले नहीं। अभी दिल्ली वाले उसी सदमे से नहीं निकल पाए जो 26 जनवरी को हुआ। उसी बीच 29 जनवरी को जब बीटिंग द रिट्रीट जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा हो, देश की पूरी सरकार, देश के राष्ट्रपति जो इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर राजपथ पर हम देख रहे थे, वो बैठे हुए थे, बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी। उसी वक्त मात्र 1.5-2 किलोमीटर दूर इस तरह से एक VVIP जोन में इस तरह का ब्लास्ट, क्या ये माने कि दिल्ली को दहलाने का एक पूरा प्लान लगता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो घटना स्थल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और बीटिंग रिट्रीट में मैं, गौरव, खुद ही था वहाँ पर, और जब हमारे साथी जितेंद्र ने ये खबर ब्रेक की और उसके बाद फिर हम खुद यहाँ भागे आए, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसी सड़क से होकर, जहाँ पर इजरायल एम्बेसी है, यहीं से होकर बहुत सारे गणमान्य लोग बीटिंग रिट्रीट को देखने पहुंचे थे। यहाँ से महज 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली के विजय चौक पर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति सब मौजूद थे, ठीक उसी समय जिस समय ये ब्लास्ट हुआ। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जब सामने में आप ये रोड देख रहे हैं ना, ये भले ही आपको बड़े बड़े पेड़ सब यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन जो बातें मैं नहीं डिटेल, सिक्योरिटी डिटेल आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बस आप इसको इतना ही समझिए कि इजरायल एम्बेसी के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी ने एक बार मुझसे यही कहा था कि इस रोड से जो भी गुजरता है ना, उस सब पर हमारी नज़र होती है। तो आप इशारों में ही समझ जाए कि यहाँ पर सर्विलांस का क्या तरीका था।
और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये वीवीआईपी इलाका है, सामने में ताज मानसिंह होटल है और इससे 1 किलोमीटर दूरी है और यहाँ तमाम मंत्रीगण, तमाम सांसद, तमाम जजेस, इन सब के घर हैं। तो ऑब्वियसली है कि दिल्ली का सबसे मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में ये घटना घट रही है। अब रही बात, इजराइल अगर इसको टेरर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो देखिए, हमारी एजेंसी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी टेरर इन्वेस्टिगेशन का एक लंबा अनुभव है। दिल्ली पुलिस ने बहुत कामयाबी के साथ, स्पेशल सेल ने 2008 में सीरियल ब्लास्ट की पूरी इन्वेस्टिगेशन निकाली थी और तब इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी थी। तो आपने बड़ी बात कही है। मैं जितेंद्र से यही सवाल लेने वाला था कि जितेंद्र, केवल दिल्ली पुलिस ही अब केवल इस धमाके की जांच कर रही है या एनआईए या दूसरी एजेंसियां भी इस जांच में अब आ रही हैं सामने, वो भी जुट गई हैं? क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, जो पूरे जिसको महारत हासिल है इस तरीके के टेररिज्म के केसेस को ओपन करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उसके तमाम आला अधिकारी, बेहद तेज तर्रार अधिकारी इस वक्त मौके पर यहाँ मौजूद हैं। खुद एस.एन. श्रीवास्तव जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, वो खुद अपने तमाम आला अधिकारियों के लगातार संपर्क में है, पल पल की जानकारियां ले रहे हैं और दिल्ली पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द वो इस पूरे मामले को सुलझा भी लेगी, क्योंकि कई अहम क्लू आरोपियों के बारे में पुलिस के हाथ लग चुके हैं और जाहिर सी बात है उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने अपनी कोशिशें भी शुरू कर दी है। कई सीसीटीवी और देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक जानकारी ये भी आ रही है दिनेश, माफ कीजिएगा जितेंद्र, एक जानकारी ये भी आ रही है कि अयोध्या में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या के जो प्रवेश मार्ग है सब जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। तो वाकई इस बात को लेकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी ये यहाँ पर गंभीर घटना है और इसको लेकर कैसे आप प्रशासन सतर्क है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में इजरायल काउंसुलेट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास जो आईडी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मुंबई में इजरायल के काउंसुलेट के बाहर, मुंबई एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अश्विनी, मुंबई में किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं या कैसे वहां पर बढ़ा दी गई सुरक्षा, बताइए जरा। जी देखिए, मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की और जिस तरह से इजराइल कॉन्सुलेट के कुछ चंद मीटर की दूरी पर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए मुंबई के लोअर परेल इलाके में स्थित इजराइल कॉन्सुलेट के बाहर सुरक्षा काफ़ी पुख्ता कर दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा पहले से ही ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई उसके तुरंत बाद जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उनको तुरंत वहाँ भेजा गया, डॉग स्क्वाड की टीम पहुँच गई, क्राइम ब्रांच की टीम, इसके अलावा जो खुफिया तंत्र है वो तमाम लोग इजराइल कॉन्सुलेट के बाहर पहुंचे। सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी चूक ना होनी पाए। इसके अलावा मुंबई के जो तमाम हेरिटेज लोकेशंस है, चाहे वो सीएसटी की अगर हम बात करें, जो 26/11 आतंकी हमले में भी सीएसटी पर बड़ा अटैक हुआ था, लोकल ट्रेन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे में स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि कोई भी चूक ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो। दिल्ली में धमाके के तुरंत बाद मुंबई हाई अलर्ट पर आ गया, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है, कोई भी जो है चूक नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि मुंबई अब तक कई दर्जन आतंकी घटनाओं को झेल चुकी है, दर्जनों भर से आतंकी घटनाएं हुई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, लोगों की मौतें हुई हैं। ऐसे में मुंबई में जो है तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। मनीष आ रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है अश्विनी, मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मनीष के पास कोई जानकारी है शायद। मनीष बताइए क्या जानकारी है। जी हाँ बिल्कुल गौरव, देखिए दरअसल मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जब यहाँ से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करके बीडीएस यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी जो है वो बाहर निकली, घटनास्थल से बाहर निकलकर अब चली गई है। तो वो बीडीएस की जब गाड़ी यहाँ से निकल रही है, मतलब ये है कि जहाँ पर घटना घटी शाम के 5:05 पर, वहाँ 3 घंटे के बाद अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को जो अपना इन्वेस्टिगेशन में जो मटेरियल इकट्ठा करना था और उनकी जो जिम्मेदारी थी वो सब पूरी करके अब बीडीएस की टीम यहाँ से जा चुकी है। कुछ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, या फिर जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी और कुछ जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो अब आगे की जांच देखेंगे। देखिए जो ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन का जो एक तरीका है जिसमें महारत हासिल है भारतीय एजेंसियों को, क्योंकि मुझे याद है मैं और जितेंद्र दोनों चाहे जानकारी आ रही है वो बता दें अपने दर्शकों को, फिर आता हूं आप लोगों के पास। और जानकारी ये है कि धमाके पर इजरायल के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के विदेश मंत्री से बात हुई है, इजरायल ने कहा है कि भारत ने सुरक्षा का भरोसा दिया है और
ये कहा है इजराइल ने कि भारत ने यानी हमने इजराइल को ये भरोसा दिया है कि उनके राजनयिकों की सुरक्षा हम करेंगे। तो भारत ने सुरक्षा का भरोसा दिया है, ये इजराइल के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके बताया है। तो मनीष, एक बात तो है कि जिन लोगों का मकसद अगर ये था कि भारत में इजराइल के दूतावास के बाहर हमला कर भारत और इजराइल के संबंधों में अगर वो दरार पैदा करना चाहें, तो ये जो उसके बाद सॉलिडारिटी दिख रही है और जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, ये बताते हैं कि उनका मकसद बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकता। और वो दिख रहा है यहाँ पर जिस तरह से इजराइल और भारत में आपसी भरोसा दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दो बात तो है, भारत और इजराइल के राजनीतिक संबंध के आज 29 साल पूरे हो रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करता है और ये भरोसा केवल अच्छे दिनों का साथ नहीं है, बल्कि उन तमाम बुरे दिनों का साथ है, क्योंकि इजराइल को पता है कि उन तमाम बुरे दिनों पर भी भारत ने साथ दिया था। और आज जब भारत के विदेश मंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री से बातचीत की, तब भी उनको यही कहा कि भारतीय एजेंसियां यहाँ पर जांच कर रही है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इजराइल के डिप्लोमेट्स हो या इजराइल की एम्बेसी हो, उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो तीसरी और सबसे अहम बात है कि इजराइल को भी भारत पर उतना ही भरोसा है। उन्हें पता है कि इजराइल और भारत की दोस्ती पर बुरी नजर रखने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी देश हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और गौरव, जो बात मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि अगर जिसने भी ये साजिश की है, जिस संगठन ने भी ये साजिश की है, उसे पकड़ा इसलिए जा सकता है क्योंकि वो सारी व्यवस्था यहाँ मौजूद है, जिसके आधार पर ट्रैक किया जा सकता है। और उन तमाम लोगों को जिन्होंने भारत और इजराइल के दोस्ती पर बुरी नजर डाली थी, उसे पकड़ने में हमारी एजेंसी कामयाब होगी। ये पूरी उम्मीद मुझे है, क्योंकि मुझे पता है कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे भारत हो और चाहे इजराइल हो, इनकी सुरक्षा एजेंसियों में इतनी कुव्वत है, इतनी काबिलियत है कि ऐसे हमलों के आरोपियों को या ऐसे हमलों के दोषियों को, चाहे वो आतंकी संगठन हो, शरारती तत्व हो, उनको पकड़कर बाहर निकाल कर उनके अंजाम तक पहुंचाने में महारत हासिल रखती हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा था जितेंद्र से कि कौन कौन सी एजेंसियां इसमें शामिल हैं। जितेंद्र, आप बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और तमाम एजेंसियों के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी वहां पर क्या हलचल हो रही है, जरा बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा में तस्वीर दिखाएं आपको। ये देखिए, ठीक सामने अभी भी दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्पेशल सेल की टीम मौजूद है। एसीपी ललित मोहन नेगी, जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सबसे तेज तर्रार अधिकारी हैं, वो इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और दिल्ली पुलिस के जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं, लगातार अपने मुखिया दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव के संपर्क में है और पल पल की इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही है। कोशिश है कि कोई सुराग यहाँ से छूटे ना, कोई ऐसा सैंपल यहाँ से ना छूटे जो कि इस जांच में किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी कर सकता है। तो लिहाजा बेहद बारीकी से मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है और साथ ही जो भी मौके से सबूत है वो यहाँ से इकट्ठा करने की जो कवायद है वो लगभग यहाँ पर अब खत्म होने वाली है। तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं, लेकिन अहम बात यह कि अभी तक जो जानकारी है, बेहद लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। किसी तरीके का कोई भी इसमें वायरिंग या कुछ नहीं मिला है, सिर्फ बॉल बेरिंग और इसके अलावा एक IED का इस्तेमाल जरूर इसके ब्लास्ट के अंदर किया गया था, जो कि कोशिश थी एक फ्लावर पोर्ट के अंदर प्लांट करने की। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश में, क्योंकि जिस तरीके का ब्लास्ट है, जो नेचर ऑफ ब्लास्ट है, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि ये किसी शरारती तत्व की हरकत हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई टेरर लिंक इसमें नहीं मिला। हालांकि इजराइल इस बात का दावा कर रहा है कि इसके अंदर टेरर लिंक है। तो दिल्ली पुलिस का, लेकिन जितेंद्र एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर सवाल नहीं उठते, इतना VVIP जोन, इतना हाई सिक्योरिटी वाला जोन, और वहां पर इस तरह का ब्लास्ट हो जाना, क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठते? जी देखिए, बिल्कुल, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम पहले से काफी अलर्ट थे और यही वजह है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस के मुखिया ने जितने भी आला अधिकारी थे उनको मौके पर भेजा। वो तुरंत मौके पर पहुंचे और इस वक्त बेहद संजीदगी से मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बेहद, ये देखिए, हाई सिक्योरिटी जोन है, पूरा हाई सिक्योरिटी पूरा इलाका है, ऐसा कहकर कि हम अलर्ट थे। हमारे और सहयोगी मनीष भी इतना बड़ा सरकारी अमला, पूरी सरकार बैठी हो 2 किलोमीटर दूर, उस समय तो वैसे ही सुरक्षा बहुत कड़ी हो जाती है। और फिर इस इलाके से भी बहुत सारे मेहमान जाते हैं बीटिंग द रिट्रीट में हिस्सा लेने। तो ये कह देना कि हम अलर्ट थे, क्या इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, इस बारे में हमारी बात हुई, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था अधिकारियों का कि ये तब पता चल पाएगा कि आखिरकार कमी कहाँ थी, कहाँ गलती हुई, वो तब पता चलेगा जब आरोपी गिरफ्त में होंगे।
किस तरीके से प्लांट किया गया, कैसे वो यहाँ पहुंचे, ये उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये जरूर अब कहा जा सकता है कि जैसे नहीं, लेकिन जितेंद्र ये कहना पड़ेगा, देखिए इंटेलिजेंस फेल्योर हमको 26 तारीख को भी दिखा था और आज भी कहीं ना कहीं चूक तो दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये माने कि दिल्ली पुलिस इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज देगी, कल देगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी तरफ से की जा सकती है? दिल्ली पुलिस आप लोगों को कोई जानकारी दे रही है या अभी आप लोगों को भी जानकारी बस बहुत लिमिटेड मिल पा रही है? जी देखिए, लगातार जानकारियां शेयर की जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा। अधिकारियों से ये पता चला कि किस तरीके का ब्लास्ट था, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, शरारती तत्व की हरकत थी, ये खुद दिल्ली पुलिस ने कबूल किया है। इसके अलावा एसएन श्रीवास्तव जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे मेरी खुद बात हुई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम बेहद संजीदगी से, गंभीरता से इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई अभी तक टेरर लिंक नहीं मिला, लेकिन तो दिल्ली पुलिस कह रही है, मनीष मैं आपके पास आऊंगा, दिल्ली पुलिस शरारती तत्व कह रही है, लेकिन इजराइल ने तो इसको आतंकी हमला बता दिया है। तो अब तो दिल्ली पुलिस को भी अपनी जांच का एंगल उस ओर मोड़ना होगा। देखिए, शरारती तत्व जैसे शब्द तो मैं नहीं स्वीकार करने वाला हूं, क्योंकि अगर किसी घटना में आईईडी का इस्तेमाल हुआ हो, बॉल बेयरिंग वहां से मिला हो, तो कतई इसका मकसद शरारत का नहीं है। अब इसको आप टेररिज्म की श्रेणी में किस जगह पर रखते हैं वो एक अलग बात है। अगर ये बड़ा हादसा टल गया तो वो इसलिए क्योंकि वो एक्सप्लोसिव उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, उसमें इतना ही विस्फोट हुआ जिससे कि कुछ गाड़ियां का नुकसान हुआ। लेकिन अगर वो बड़ा विस्फोट होता तो क्या कुछ हो जाता। दूसरी बात है गौरव की दिल्ली पुलिस अपनी सफाई उसके प्रवक्ता देंगे, हम लोग उसका प्रवक्ता क्यों बने, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चूंकि ये जो सड़क होती है वो मूविंग रोड है और अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चलती कार से फेंकने की कोशिश की गई है। तो वैसी स्थिति में बहुत हद तक जिम्मेदारी उन तमाम जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करने वाले एजेंसियों का है, उनकी भी बनती है। मैं यही पूछ रहा था मनीष, देखिए 26 तारीख को भी इतने बड़े लेवल पर एक दिल्ली पूरी कब्जे में कर ली जाती है उत्पातियों द्वारा, और वो भी वीवीआईपी जोन, आईटीओ के बहुत दूर नहीं है संसद भवन, वो भी लाल किला जो देश के गौरव का प्रतीक है उस पर कब्जा तक कर लेते हैं। आज भी एक वीवीआईपी जोन में इस तरह का ब्लास्ट, तो इंटेलिजेंस एजेंसियों पर क्या हाल के दौर में जो कुछ हुआ उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है आपका और ये बात वाजिब बनती भी है और इसका जवाब देना चाहिए, दिल्ली पुलिस को देना चाहिए और सुरक्षा से जुड़े तमाम अधिकारियों और जो भी इनके जिम्मेदार लोग हैं उन सबको जवाब देना चाहिए। और 26 जनवरी को जो हादसा हुआ वो भी यहाँ से कोई बहुत दूर की बात नहीं है। आप शाहजहां रोड पे मैं इस समय में हूँ और यहाँ से आईटीओ की दूरी मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की है। तो 26 जनवरी का चाहे हादसा हो या 29 जनवरी की शाम का वो हादसा जब यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसी, पुलिस, इन सब की जिम्मेदारी बनती है और अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो ये अफसोस की बात है। लेकिन फिर बात वही है, एक बहुत अच्छी बात जो एक बार एक सुरक्षा से जुड़े अधिकारी ने हम लोगों को कहा था कि देखिए हमारी कामयाबी ये होती है कि हम अगर 100 में से 99 बार सक्सेस हो गए तो वो लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन अगर एक बार हम चूक गए तो वो कुछ भी बड़ा हो सकता है। नहीं तो लेकिन ये ठीक है मनीष, बिल्कुल सही बात है आपकी, अक्सर हम चूक रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए इस सवाल को उठाकर कहीं से भी ये मंशा नहीं है कि दिल्ली पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की काबिलियत पर सवाल उठाया जाए या उनकी कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया जाए, लेकिन लगातार चंद दिनों के दरमियान ही इस तरह की घटनाएं होना, तो हमारा काम है उनसे सवाल पूछना और सवाल पूछे जाएंगे। जितेंद्र, अभी फिलहाल अब आगे क्या वहां पर रास्ता खोल दिया गया है, रास्ता बंद है? इजराइल के एम्बेसी के जो लोग हैं उनसे उनको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? वो लोग अंदर हैं क्या? वो लोग अंदर क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, तमाम आला अधिकारी अभी भी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन गौरव, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा यहाँ पर। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर खुद बोला है कि बेहद गंभीरता, संजीदगी के साथ मामले की तफ्तीश की जा रही है और जहां तक इजराइल ने टेरर एंगल की बात कही है उस पर भी सारे एंगल पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के लिए खुले हुए हैं, हर एंगल पर हम तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का नेचर ऑफ ब्लास्ट है उससे प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं शरारती तत्व हो, लेकिन फिर भी हर एंगल पर, टेरर एंगल पर भी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। और फिलहाल ये आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं और लगातार जो इजराइल
एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी के साथ भी बातचीत चल रही है, उनको भी पल पल की जो अपडेट्स हैं वो यहाँ लगातार दी जा रही है। और इसके अलावा आईबी के अधिकारी भी अभी भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन के एंगल हैं उन सभी पर काम फिलहाल यहाँ चल रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालने का भी काम यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए जैसा कि हमारे तमाम संवाददाता आपको जानकारियां दे रहे हैं, सरकार की तरफ से गृह मंत्री खुद इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं तमाम एजेंसियों से। और इसके अलावा एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल के एनएससी हेड से अजीत डोभाल ने बात की है। देखिए, तो ब्लास्ट के बारे में दोनों देशों के जो बहुत बड़े लेवल के अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं। इजराइल के एनएससी हेड ने नेतन्याहू को इस बारे में, जो इजराइल के पीएम है, उनको जानकारी दी है। तो हमारे जो एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजराइल के एनएससी से बात की और फिर उन्होंने, इजराइल के एनएससी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को इस बारे में जानकारी दी है। मनीष, इस बारे में और क्या इस जानकारी है कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जहां भारत के विदेश मंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री के साथ बात की, वहीं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की है और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है। और मैं अगर बहुत अतिशयोक्ति के साथ ना बोलूं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस घटना के बारे में जरूर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या एजेंसी के दूसरे लोगों ने ब्रीफ किया होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि देखिए, भारत और इजराइल के नेतृत्व को इस पूरे घटना के बारे में जानकारी दी गई है। और इसी वजह से विदेश मंत्री जब ये बात इजराइल के विदेश मंत्री को कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उन लोगों तक पहुंचने में। और तीसरी बात कि हम इजराइल के एम्बेसी और उनके लोग, एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि जब ये घटना घटी थी तब शाम के 5:05 का समय था, तो इसलिए एम्बेसी में बहुत सारे लोग उस समय मौजूद नहीं थे। ये भी एक राहत की बात है। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अश्विनी, आपका शुक्रिया, और जितेंद्र आपका भी शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हर वो छोटी डिटेल जो इस मामले से जुड़ी हुई है, हमारी कोशिश थी कि हम आप तक पहुंचाएं और पूरी जो जानकारी जो भी आगे मिलती रहेगी वो आप तक टीवी 9 पहुंचाता रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं एक कुछ दूसरी बड़ी खबरों की। कृषि कानून के खिलाफ 2 महीने से ज्यादा वक्त आंदोलन में बिताने वाले किसानों की मेहनत पर 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर हुए उपद्रव ने पानी फेर दिया और अब आंदोलन पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इस दौर को समझिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने कमजोर पड़े आंदोलन को मजबूती तो दी है, लेकिन सियासतदानों को पीएम के खिलाफ जुटने का मंच भी दे दिया है। नतीजा यह है कि किसानों के बीच नेताओं की घुसपैठ हुई और आंदोलन ट्रैक से उतरता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और खुद अंदाजा लगाइए आंदोलन किस दिशा में है। किसानों के मंच पर सरकार के प्रतिद्वंदियों का सियासी जमावड़ा। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर हो रहे किसान आंदोलन का स्वरूप अब पूरी तरह बदल चुका है। आंदोलन का मंच सरकार के सियासी विरोधियों ने हाईजैक कर लिया। जिनके हाथों में आंदोलन के नेतृत्व की कमान थी, उनके चेहरे से परत उतर रही है। विरोध की सियासत में सने नए चेहरे सामने आ रहे हैं। आंदोलन की इमारत को ढहाकर कृषि कानून की बुनियाद पर एक नया सियासी अखाड़ा तैयार किया जा रहा है। किसान आंदोलन का स्वरूप गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में उपद्रव मचाकर बदला गया। देश के गौरव को क्षति पहुंचाकर उपद्रवियों ने किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया। लेकिन इस उत्पात ने विरोध की सियासत पर चढ़े आंदोलन के लबादे को भी हटा दिया है और वो सब दिखा दिया जो आंदोलन की आड़ में अब तक छिपा कर रखा गया था। उपद्रव से किसान बदनाम, बदली आंदोलन की पहचान, एक्टिव हुआ विरोधी मोर्चा, अब सरकार विरोधी चर्चा, किसान चेहरा, खेल नया खेला, मंच पर लगा सियासी रेला। किसान आंदोलन के नाम पर जारी सरकार विरोधी खेल का पर्दाफाश होने लगा है। कृषि कानून को सीढ़ी बनाकर जिन्होंने अपना कद ऊंचा करने की कोशिश की, उनके चेहरे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। किसानों का चेहरा इस्तेमाल करके दिल्ली की सड़कों पर जो उत्पात मचा, उसने बड़ी साजिश से पर्दा हटाने का काम किया है। आंदोलन की असली झलक किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं की धार ने दिखाई। बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा।
ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरे है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के आने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा, गोली के सामने भी जाएंगे। यही रहेगा। 26 जनवरी को बदले हालात को संभालने के लिए राकेश टिकैत के पास यही एक कार्ड बचा था जो आंदोलन के मंच में जान फूंक सकता था, और हुआ भी यही। देश की धरोहर को क्षति पहुंचाने वाले उत्पातियों से किसानों को अलग करने वो सियासी चेहरे अचानक सामने आ गए, जिन्हें सरकारों के खिलाफ खड़े होने के लिए मंच की सख्त जरूरत थी, और वो मुंह मांगी मुराद पूरी हुई किसान आंदोलन के मंच के रूप में। लेकिन सवाल यह है कि यही मंच क्यों? जवाब है, विरोध के लिए इससे बेहतर कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। हर मोर्चे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष विफल हुआ, देश के मुद्दों पर विपक्षी दलों की पकड़ भी कमजोर हुई, इसलिए किसानों का मुद्दा भुनाने की कोशिश शुरू हुई। कमजोर होते आंदोलन को सियासी नेता सहारा देने आए, लेकिन मुद्दा किसानों से ज्यादा पीएम मोदी का विरोध बन गया। हालांकि ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन शुरुआत से अंत का अंदाजा लगाना आसान है, क्योंकि ये वही मंच है जहां किसान नेताओं ने किसी भी सियासी नेता को शामिल नहीं होने देने का संकल्प लिया था। पर अब इसी मंच पर विरोध की सियासत का पौधा रोपा गया है। देखिए और समझिए। ये है राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी, बीजेपी की सरकार के धुर विरोधी। इनके सामने विरोध के 2 मोर्चे हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसान हित का बिगुल फूंका गया। आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की बुनियाद पर मजबूती का पत्थर जड़ने जयंत ने किसानों को समर्थन दिया, और आंदोलन का सियासी इस्तेमाल न होने देने का दावा करने वालों ने इस समर्थन को स्वीकार भी किया। लेकिन किस बिना पर, इसे उनके बयान से समझिए। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। कल चौधरी अजीत सिंह जी ने इनसे बात की और नरेश जी से बात की, और दोनों को यही एहसास दिलाया कि साथ थे और साथ रहेंगे। जयंत जी, आगे क्या रणनीति रहेगी? जो ये तय करेंगे, फैसला करेंगे। किसानों के साथ हम लोग हैं। सब पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष की जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो अब सरकार को सोचना चाहिए कोई हल निकाले। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत ने न सिर्फ जयंत चौधरी को मंच साझा करने की अनुमति दी, बल्कि दिल्ली सरकार के एक ऐसे मंत्री को भी किसान हितैषी साबित होने का मौका दिया जिनका ख्वाब है पीएम के बरक्स अपने मुख्यमंत्री को खड़ा करना। ये सियासी हस्ती हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। इनके अलावा इन्हीं की पार्टी के सांसद संजय सिंह भी यहां पहुंच गए, लेकिन इन्हें अनुमति किस कीमत पर मिली, ये भी जानना जरूरी। मुख्यमंत्री जी की राकेश टिकैत जी से बात हुई थी, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के आदेश पे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। किसान हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। इनको गद्दार कहने वाले लोग एक्चुअली गद्दार हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह किसान आंदोलन के मंच पर इसलिए जाने में कामयाब हुए क्योंकि जहां ये मंच है वहां यूपी सरकार ने बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी है। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए किया गया। लेकिन केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ इस मंच के इस्तेमाल के लिए आंदोलनकारियों को बिजली पानी की सप्लाई देनी शुरू कर दी है। यानी दिल्ली सरकार ने इसी मंच के जरिए यूपी सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना केंद्र सरकार को बनाया है। अब बदलते हालातों का एक और उदाहरण देखिए। किसान नेता राकेश टिकैत को सियासी समर्थन मिला है। टिकैत के मुताबिक अखिलेश यादव से भी उनकी बात हुई है। फोन पर हुई बात में अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है। ये बातचीत भी केंद्र और राज्य सरकार के विरोध की बुनियाद पर हुई है, और राकेश टिकैत ने इसे आंदोलन की मजबूती के लिए स्वीकार किया है। रही बात प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पहले ही किसानों को अपना समर्थन दे दिया है, जिसका सबूत है कांग्रेस के आला नेताओं का ट्वीट, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, किसान का भरोसा देश की पूंजी है, इनके भरोसे को तोड़ना अपराध है, इनकी आवाज न सुनना पाप है, इनको डराना धमकाना महापाप है। किसान पर हमला देश पर हमला है। प्रधानमंत्री जी, देश को कमजोर मत कीजिए।
ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। तस्वीर साफ है कि किसान का सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया गया है, निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी आंदोलन के मंच पर पहले नेताओं का रेला लगा, फिर किसानों के हक की आवाज उठाने वाले मंच पर मोदी और योगी के खिलाफ मोर्चा खुला। लेकिन आंदोलन के इस बदलते स्वरूप का असली गुनहगार कौन है? जवाब जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इसमें देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसान तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शक की सुई राकेश टिकैत पर भी जाती है, क्योंकि इसे इनके अतीत से समझा जा सकता है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। टिकैत के अतीत में सियासी रिश्तों का ताना बाना है। राकेश टिकैत 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 के चुनाव में टिकैत आरएलडी प्रत्याशी रह चुके हैं। अब इस इतिहास के बिना पर आकलन कीजिए, जो विपक्ष हर मोर्चे पर पीएम मोदी के सामने नाकाम रहा, वो किसानों के सहारे किस मुद्दे पर आंदोलन का समर्थन दे रहा है? कृषि कानून को मुद्दे से हटाकर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? और टिकैत किसानों के आंदोलन की आवाज बनने वाले मंच को सियासत का अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, लेकिन हालात को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर किसान आंदोलन को लेकर अब आम लोगों का मूड स्विंग हो चुका है। 60 से अधिक दिनों से जाम और डायवर्जन को झेल रहे लोगों में 26 जनवरी के उपद्रव को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। अब गाजीपुर से सिंघू बॉर्डर तक आम लोग भी प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बॉर्डर से हटने की चेतावनी दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों और धरना कर रहे किसानों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बीच बचाव किया और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। एक तरफ प्रदर्शन करने वाले किसान, दूसरी तरफ किसानों का विरोध करने वाले आम लोग, और बीच में दिल्ली की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान। सिंघू बॉर्डर पर दोपहर में गजब का घमासान हुआ। इस बार किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत से पहले संग्राम स्थानीय लोगों और किसानों के बीच छिड़ गया। सिंघू बॉर्डर के आसपास का इलाका 26 जनवरी से ही सुलग रहा है। लोगों में किसानों के प्रदर्शन को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। 60 दिनों से सड़क जाम का सामना करने वाले लोग किसान आंदोलन के नाम पर शांत थे, लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस के जवानों को पीटा गया, तिरंगे का अपमान किया गया, लाल किले पर प्रदर्शन हुआ, उससे स्थानीय लोग अब लामबंद हो चुके हैं। लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। किसानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़पें शुरू होते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई और आंसू गैस के गोले दागे गए। लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इस दौरान अलीपुर के एसएचओ पर एक प्रदर्शनकारी ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस गुस्से में आ गई और फिर जोरदार झड़प हुई। तलवार से हमला करने वाले को हिरासत में लिया गया और किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ। ये एरिया देखिए, ये आंदोलनकारियों के लंगर का एरिया था और यहीं पर वो क्लैश हुआ था। इसीलिए पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग करके इनको सुरक्षित किया है और इनको भी बताया है कि आप अपनी सीमा को समझिए, आप अपने दायरे को समझिए, आप अपनी सीमा और दायरे को क्रॉस मत करिए। और इसीलिए यहां पर अभी तक इन आंदोलनकारियों के अपने बैरिकेडिंग स्ट्रक्चर से इन्होंने घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब पुलिस ने उस घेरे को ना मानते हुए, इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग से लॉक किया जा रहा है ताकि इनकी भी सुरक्षा हो सके और किसी भी बाहरी तत्व को, चाहे वो आंदोलनकारी हो, चाहे वो उपद्रवी हो या गांव के लोग हो, उनके सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखते हुए अगर वो सेंटिमेंट्स में बहकर यहां पर आ गए तो कम से कम स्थिति खराब ना हो।
ऐसा ही प्रदर्शन टिकरी बॉर्डर पर भी शुरू हो गया। स्थानीय लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे और किसानों को बॉर्डर खाली करने का फरमान सुना दिया। लोगों के हाथ में होर्डिंग्स थे जिसमें लिखा था, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। टिकरी बॉर्डर पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने के बाद भारी पुलिस फोर्स को भेजा गया। पुलिस के सामने चुनौती स्थानीय लोगों को किसानों से दूर रखने की थी। टिकरी बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग भी 26 जनवरी की हिंसा का विरोध कर रहे हैं और 2 दिनों से किसानों के खिलाफ इलाके में माहौल बन रहा था। स्थानीय लोग 64 दिनों से सड़क जाम का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब वो किसानों का धरना बर्दाश्त नहीं कर रहे। किसानों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर के आसपास के कई गांव में बैठकें हुई, जिसके बाद एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर मौजूद गुरु तेग बहादुर मेमोरियल को खाली करा दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ एक बड़ी कम्युनिटी किचन चल रही थी। यहाँ 2 महीने से किसानों और आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे लोगों के लिए खाना बन रहा था, लेकिन अब किचन बंद है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया। ये सिंघू बॉर्डर पर खाली हुई अब तक की पहली जगह है। दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर के 2 किलोमीटर के एरिया को भी सील किया गया है। अब इस जगह तक दूसरी जगहों से आ रहे किसानों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली और यूपी की सीमा पर गाजीपुर में भी किसान 60 से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे हैं। गाजियाबाद से दिल्ली रूट को लंबे समय से बंद रखा गया है। सब्र की सीमा यहां भी जवाब देने लगी है, लेकिन यहां किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मेरे द्वारा और शासन के द्वारा शुरू से ही स्पष्ट किया गया था कि कोई भी जो हल है हम संवाद से ही निकालेंगे। संवादहीनता नहीं होने दी जाएगी और हम सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे की कार्रवाई करेंगे। बिजनौर की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। धारा 144 लगा दी गई है। गाजीपुर या दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाने वालों की जांच हो रही है। पुलिस की भारी तैनाती है ताकि किसान गाजीपुर बॉर्डर ना पहुंच सके। 144 धारा लागू है। कोविड-19 के गाइडलाइन का 100% अनुपालन कराया जा रहा है। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर जो धरना स्थल है उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके दृष्टिगत अगर कोई किसान 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रैक्टर से कोई जाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी पर दिल्ली में हुए उपद्रव की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम भी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची। यूपी सरकार ने गाजीपुर को खाली कराने की तैयारी कर ली थी, लेकिन किसानों की संख्या बढ़ने के बाद पीएसी के जवानों को गाजीपुर से हटा लिया गया है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर डिपो के स्थानीय लोगों के मन में अब यही सवाल है, आखिर जाम, हिंसा और उपद्रव का ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक रोड बंद रहेगी? कब तक लोग परेशान होते रहेंगे? किसानों को पहले आंदोलन में बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा था, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब आम लोग और किसान आमने सामने आ गए हैं। लोग किसानों को अपने इलाके से हटाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली की सीमाओं को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के सामने किसानों के साथ स्थानीय लोगों को भी शांत रखने की बड़ी चुनौती आ गई है। जितेंद्र भाटी, मानव यादव, रजनीश रंजन के साथ विपिन चौबे, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष।